हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज हम लोग करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं सभी इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। एक चीज पे आपको और ध्यान देना है, वो है फ्री के नोट्स। अगर आपको फ्री के नोट्स चाहिए तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। वहां पे आप मुझे चैप्टर का नाम बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड या पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो नोट्स रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन में इनहेंस करने में, आपके अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो इनकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी ही करनी है आप सभी लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी ऐसी एक्टिविटी आती है? क्या वो ट्रेड आता है? बिल्कुल नहीं। ट्रांसपोर्ट आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्विस आता है। बैंकिंग भी सर्विस सेक्टर का है। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री ही वो एक्टिविटी है जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन है? एग्रीकल्चर प्राइमरी है तो ये भी नहीं है। फिशिंग भी प्राइमरी है तो ये भी नहीं है। ट्रेड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ट्रेड इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आता है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, कौन सा सही है? ए कहता है कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, की एजुकेशन की वजह से सोसाइटी की ग्रोथ होती है। ठीक है। एजुकेशन इनहेंस द नेशनल इनकम, जो एजुकेशन है वो नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है। सही कह रहा है। अगला है, एजुकेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, की एजुकेशन की वजह से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एजुकेशन रहेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग सवाल भी कर सकते हैं कि भाई तुमने गलत काम किया, इसको सुधारो। तो ये भी ठीक है। तो मतलब तीनों पॉइंट सही है, तो अगला ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, हु कैन बी से टू बी अनएम्प्लॉयड इन दिस फॉलोइंग इंस्टेंस, की मतलब हम किसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे? सकल, जिसके पास जॉब नहीं है, या फिर जीतू जिसने एमए किया है और उसे जॉब नहीं मिल रही है। सकल वो जिसको काम नहीं करना, ये, या जीतू वो जिसने एमए भी की है पर उसे जॉब नहीं मिल रही है। नीतू जो हर दिन का 400 रुपये कमाती है, या फिर सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जीतू। जीतू इस वजह से क्योंकि वो पढ़ाई भी किया है, उसके पास डिग्री भी है, बट उसके बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिल रही। तो सच्चे मामले में अनएम्प्लॉयड यही है, जीतू। सकल क्योंकि काम ही नहीं करना चाहता, तो जो काम ही नहीं करना चाहता उसे हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करते। अगला आता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ हमें देखने को मिलेगी? क्या एजुकेशन में? नहीं। इंश्योरेंस में? नहीं। हेल्थ में? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर में हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जो लेबर होते हैं उनको जब सीजन शुरुआत होता है तो उनको काम मिल जाता है। मान लेते हैं 1 से 2 महीने का काम मिल जाता है, या 60 या से 80 दिन का काम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, उन्हें किसी दूसरा काम के लिए तलाश ढूंढनी पड़ती, क्योंकि तब टाइम होता है कि जो फसल होती है वो अपने आप ग्रो होती है, तो उसके लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज स्पेशल फीचर इन, कि एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कहाँ हमें ज्यादा देखने को मिलेगा? रूरल एरियाज में, अर्बन में, कोस्टल एरियाज, तो या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्बन एरिया। शहर ही ऐसा एरिया होता है, अर्बन एरिया ही वो होता है जहाँ पे हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान है वो किस एज ग्रुप के लिए शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 से जो 14 साल के बच्चे थे उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। हु आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड किसे कहेंगे? अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो जिसके पास क्वालिफिकेशन हो और काम करने के लिए भी तैयार हो, बट उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर में आने वाले कोई दो काम बताइए। तो यहाँ पे बहुत सारे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, मैनी माइनिंग, या फिर और भी हो सकते हैं। तो आप इनमें से जो दो आपको अच्छा लगे याद करना है, दो चार तो याद आप इसके जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है,
कि इन विच रिसोर्स जापान हैज इन्वेस्टेड मच, कि जापान ने अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है, किस चीज किस रिसोर्स पे कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन रिसोर्स, यानी उसने जो वहां पे जापान में रह रहे लोग हैं उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से अपना लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सके। इसकी वजह से जापान को भी फायदा होता है। जापान, क्योंकि जापान के पास बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्स है, उसके बावजूद भी जापान की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, जापान में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि जापान ने किस चीज पे, वहां के ह्यूमन रिसोर्स पे खूब पैसा खर्च किया है। अगला क्वेश्चन, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड, कि दो ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनके ऊपर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड होती है। एक लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जो लिटरेसी रेट होता है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है उससे पॉपुलेशन हमारे डिपेंड होता है। ये लिटरेसी रेट क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे तो ऐसे नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ कि लिटरेसी रेट का मतलब कि कितने वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि वहां पे लोग कितने साल तक जीते हैं, मतलब एवरेज उनका क्या जीने का रहता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ये पता चलता है अगर अच्छा रहेगा, लोग 80 सालों तक जी रहे, नब्बे नब्बे सालों तक जी रहे, तो इसका मतलब वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। लिटरेसी रेट अच्छा होने का मतलब है, अगर मैं कहूँ कि हमारे देश के अंदर फॉर एग्जांपल 78% लिटरेसी रेट है, 90% लिटरेसी रेट है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करती है। तो ये दो फैक्टर से हम वहां की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंश्योर कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, कि वो कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इंश्योर किया जा सके कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको चलाया गया था ताकि प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिल सके जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट स्टेप इज टेकन टू इंक्रीज द एडमिशन इनटेक इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना एडमिशन करवाएं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट टू एजुकेशन एक कानून बना दिया, जिसके अंदर अगर 14 साल तक के बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा और उनका ये अधिकार रहेगा कि वो अपना एजुकेशन पूरा करे, अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको पूरी करें, उनसे कोई काम नहीं करवा सकता। ये इन्होंने कानून बना दिया। दूसरी चीज क्या होता है, मिड डे मील स्कीम चलाएगी, बच्चों को स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल्स में भोजन दिया जाने लगा, फूड प्रोवाइड किया जाने लगा, ताकि बच्चों का जो एडमिशन है वो ज्यादा ज्यादा हो। क्योंकि एक वक्त कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को उस लेवल का खाना, न्यूट्रिशन लेवल पूरा नहीं कर पाते। तो ये चीज गवर्नमेंट ने देखी, इसके तहत क्या होगा, पेरेंट्स ने भी सोचा कि स्कूल जाएगा तो कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा उसे, इस वजह से भी। और इससे क्या हुआ, बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल की जो कमी देखी जाती थी कि बच्चों को जितना भोजन मिलना चाहिए, जितना फूड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, तो इससे वो भी अचीव करने की कोशिश किया गया। ब्रिज कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब जैसे वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, आईटी सेक्टर में सिखा रहे, कुछ म्यूजिक सिखा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कोर्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि वो मतलब अगर आगे की पढ़ाई एजुकेशन ना भी करना चाहे तो छोटा मोटा अपना काम कर ले, खाली ना बैठे रहें। व्हाट इज जीएनपी स्टैंड फॉर्म, जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीएनपी क्या होता है, इसको आप जब आप 12th क्लास के इकोनॉमिक्स, 11th क्लास के इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप इसे समझ लोगे। तो अभी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही समझो, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। व्हाट इज द एम ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स, एंड व्हाट आर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ये अलग अलग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन बताता हूँ कि मिड डे मील स्कीम क्यों चलाई गई थी। तो वही, ताकि अटेंडेंस इंप्रूव हो और न्यूट्रिशन लेवल पूरा हो बच्चों का। मैंने बताया था कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल नहीं पूरा हो पाता, इस वजह से मिड डे मील स्कीम चलाई गई, और बच्चों का एडमिशन ज्यादा हो, अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा बच्चे रेगुलर आए, कि चलो एक वक्त का खाना मिल जाएगा, टेस्टी खाना मिलेगा, तो इस वजह से। व्हाट आर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, या सिंपल शब्दों में कहूं जिसका मतलब होता है प्रॉफिट नहीं कमाना, पैसा नहीं कमाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अचार बनाता हूँ, वो अचार मैं खुद ही खा रहा हूँ, मेरी फैमिली के मेंबर ही खा रहे हैं,
मेरे दोस्त वगैरह खा रहे हैं, मैं उससे पैसा नहीं कमा रहा हूँ, तो वो कैसा होगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होगा। वहीं मार्केट एक्टिविटीज वो होगी, मान लो मैं अचार बना रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन करके मैं मार्केट बेच रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, तो वही चीज मार्केट एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं उससे पैसा नहीं कमा रहा, खुद के लिए कंजप्शन कर रहा हूँ, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारा, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसको बहुत ध्यान से समझना और इसके जो पूरी डेफिनेशन हो अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी किसी भी पॉपुलेशन का ये क्या होता है, परसेंटेज में इसका लिटरेसी रेट को निकाला जाता है। परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का, ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का, एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब होता है कि जैसे 2015, 2016, 18, 22 कुछ भी हो सकता है। इसमें उन लोगों का निकाला जाता है जिनकी उम्र 7 साल है या 7 साल से ज्यादा की हो, प्लस वो लोग लिख सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यही हमारा लिटरेसी रेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा इलाका है, जैसे यहाँ पे टाइम दिया गया तो मैं मान लेता हूँ 2023 का टाइम है। एरिया का नाम दिया गया तो मान लेते हैं ए एरिया है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का मान लेते हैं हमारा 100 लोग हैं, तो 100 मतलब कि 100% है। तो 100% का मतलब अगर मैं यूं कहूं कि इस इलाके के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, यहां पर 40% लोग लिटरेसी रेट पे आते हैं, लिटरेट हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि 100 में से 40 लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 7 से ऊपर की होगी, प्लस ये ऐसे लोग होंगे जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारा लिटरेसी रेट। अगला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इज द एवरेज पीरियड एट अ पर्सन में एक्सेप्ट टू लिव। कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होता है कि किसी भी लोकेलिटी के अंदर, किसी भी देश के अंदर, कि ये अगर यहाँ ये जिसका जन्म हुआ है तो ये इतने साल तक जिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक देश है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस देश में उस बच्चे का या उस किसी भी उसका जन्म हुआ है तो वो कम से कम 80 साल तक जिएगा, एक अनुमान लगाया जाता है। हो सकता है कि उससे कम जिए, हो सकता है उससे ज्यादा भी जी सकता है वो, लेकिन एक एवरेज, एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर जन्म हुआ है तो कम से कम इससे 80 साल तो जिएगा ही। अगला आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बेबीज बॉर्न पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। मान लेते हैं ये लोग एक जगह है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी हम 1000 ही ले लेते हैं, तो 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, वो हमारा बर्थ रेट कहलाया जाता है। इस लोकेलिटी के अंदर 1000 लोग हैं, इन 1000 लोगों में ने कितने बच्चों को जन्म दिया या इन पे कितने बच्चे आए, ये हमारा बर्थ रेट कहलाया जाता है। ड्यूरिंग ईयर, कोई भी पर्टिकुलर ईयर हो सकता है, 2015 का हो सकता है, 16, 19, 20, 22 किसी का भी। डेथ रेट भी सिमिलर है, इसे मोरालिटी रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल डाई पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। कि मान लेते हैं एक लोकेलिटी, यहाँ पे 1000 ही लोग हैं, इन 1000 लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक साल के अंदर मर गए। मान लेते हैं 2024 के अंदर 1000 लोग थे, 1000 लोग में से कितने लोग मर गए, तो वो उस लोकेलिटी का डेथ रेट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये जो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं बहुत ही लॉन्ग होने वाले हैं, कहने का मतलब जो 5 या 3 मार्क में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन इन्हें भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहा यह जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये इकोनॉमी एज वेल एज सोशल लेवल, मतलब इकोनॉमिकल और सोशल लेवल दोनों ही है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट के तरफ, तो पहला पॉइंट भी यही कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री। मतलब किसी भी देश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है।
दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, द सोसाइटी इज डिप्राइव्ड ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट द अनएम्प्लॉयड पीपल कुड हैव प्रोड्यूस, कि एक जो सोसाइटी रहती है वो डिप्राइव्ड हो जाती है, जो एक पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूस कर सकता था। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इस पर्सन को 5 साल बाद जॉब लगी, मतलब जॉब के लिए ढूंढ रहा था, करते 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 हाथ पैर मारते मारते 5 सालों के बाद जॉब लगी उसके। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर 5 साल पहले उसकी जब वो जॉब ढूंढ रहा था उसकी तुरंत ही जॉब लग जाती, तब वो 5 सालों के अंदर कितना कुछ प्रोड्यूस कर देता, मतलब देश को कितना कुछ दे देता। अब जब उसकी 5 साल बाद जॉब लगी है, जो पीछे का टाइम रह गया वो तो देश के लिए वेस्ट ही चला गया ना। अगर वो तभी जॉब करने लग जाता, तब उसको जॉब मिल जाती, तो उन 5 सालों के अंदर वो देश को बहुत कुछ दे सकता। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब कोई पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, बेरोजगार रहता है, उसके पास जॉब नहीं रहता, तो ऐसे ही देश का नुकसान होता है। क्लियर। अगला पॉइंट की तरफ मूव करें तो कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पर्सन इज द मोर सीरियस, दिस इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट मेड इन देम। और सबसे बुरी बात तो ये है, या सबसे खराब बात यूं कह ले, या सबसे सीरियस प्रॉब्लम ये है कि जब एक एजुकेटेड पर्सन जिसने पढ़ाई लिखाई की है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास नॉलेज है, उसको भी जॉब नहीं मिल पाती, तब एक देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के ऊपर पैसा खर्च किया गया है, देश ने जो देश का रिसोर्स उस पर खर्च हुआ है, जो स्कूल से ट्यूशन थे, जो जहां पे भी उसने आगे की पढ़ाई की, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, उन सब ने उस पर लगा है, मतलब देश ने उसको कहते हैं देश का रिसोर्स उस पर खर्च हुआ है। लेकिन जब वो काम नहीं कर पाता, जब उसको जॉब नहीं मिल पाती, तो ऐसा लगता है कि जो देश का रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। अगला पॉइंट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक एवल, इट इज सोशल प्रॉब्लम टू। कि मतलब ये इकोनॉमिक एवल नहीं है कि हमारा केवल नुकसान ही हो रहा है पैसों में, या देश के हिसाब से देखे, इकोनॉमी के बेस से देखे तो हमारा ऐसा नुकसान हो रहा है, सोशली भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। कैसे? क्योंकि जब किसी को जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करता है, एक उसके मन में फ्रस्ट्रेशन सा आने लगता है, टेंशन सी बहुत ज्यादा आने लगती है। इससे वो क्या करता है कि गलत जगहों पे जाने की संभावना उसकी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है कि वो कुछ अनसोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे, जैसे ड्रग्स हो गया, सिगरेट हो गया, या कुछ और अनसोशल एक्टिविटीज, या फिर पैसा कमाने के लिए कुछ इलीगल एक्टिविटीज जैसे चोरी करना या दूसरी एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे। तो इससे जो सोसाइटी है वो ग्रो नहीं होगी, इससे सोसाइटी बहुत ही ज्यादा हार्म होगी किसी भी देश की। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के साथ साथ एक सोशल एवल भी हमें देखने को मिलता है। मूव करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है कि डिफ्रेंशिएट करना है आपको मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज के बीच में। तो फिर अगर मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज की हम डेफिनेशन की बात करें, तो मार्केट एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को कहा जाता है जिसको आप पैसा कमाने के लिए करते हो, मतलब जिससे आपको कर कर पैसा मिल रहा है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता, मेन पर्पस उनका पैसा कमाना नहीं होता, सेल्फ प्लेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्किट का आपने बहुत सारा पैकेट है आप, और आप उसे मार्केट में जाके बेच रहे हो, 5 रुपए में बेच रहे हो, 10 रुपए में बेच रहे हो, इससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये कैसी एक्टिविटी होगी? मार्केट एक्टिविटी होगी, क्योंकि इससे आप पैसा कमाने के पर्पज से काम कर रहे हो। वहीं पे आपके पास ढेर सारा बिस्किट का पैकेट है, उसको आप लोगों को बांट रहे हो, लेकिन उसके बदले आप कुछ भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे, एज अ काइंड हो के आपका बर्थडे है, कुछ भी आप लोगों को जस्ट एक अच्छे दिल मतलब अच्छा दिल साफ होने के नाते आप मदद कर रहे हो। तो वो कैसी एक्टिविटीज कहलाई जाएंगी? उन्हें हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज कंसिडर करेंगे, जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही बताता है जो मैंने आपको समझाया। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जो मार्केट एक्टिविटीज होती है, ये गुड्स और सर्विसेज होती है मार्केट के लिए, कि मतलब मार्केट में जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। सेल्फ कंजप्शन के लिए कि मतलब कि खुद के लिए ही किया जाता है। लेकिन जो मार्केट एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली मार्केट के लिए होती है। यहाँ पे किसके लिए होती है? मार्केट के लिए। वहीं पर ये मार्केट के लिए नहीं होती, किसके लिए होती है? सेल्फ के लिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि घरों में अगर फॉर एग्जांपल मम्मी स्वेटर बना रही है,
तो स्वेटर किसके लिए बनाते हैं? अपने बच्चों के लिए ही बनाती हैं, ठीक है। तो वो किसका सेल्फ कंजप्शन ही करेंगे, मतलब खुद के लिए यूज करेंगे, उसके बदले मम्मी पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे। वहीं पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो स्वेटर्स को बहुत सारा बना रही है, दिन के 10,000 स्वेटर बना रही है। तो वो 10,000 स्वेटर अपने लिए नहीं बनाएगी, वो किसके लिए बनाएगी? मार्केट के लिए बनाएगी, मतलब मार्केट में जाके जाके बिके, उसको पैसा मिले। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रोडक्शन मार्केट में मार्केट के लिए होता है, वहीं पे नॉन मार्केट में सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि मार्केट के फोर्सेस के द्वारा इसे चलाया जाता है, वहीं पे नॉन मार्केट एक्टिविटी को मार्केट के फोर्सेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी स्वेटर मान लो बना रहा है, अब ठंडी का समय है तो मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी स्वेटर की, तो बनेगा। अब गर्मियों के टाइम पे जो स्वेटर की डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि बने या फिर ना बने, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो जरूर सोचेगा कि भाई अब स्वेटर बनाने का कोई फायदा नहीं है, या फिर अब स्वेटर बनाने का फायदा है, बनाते। लेकिन यहाँ पे कोई भी मार्केट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बनाने का मन होगा तो कभी भी बन गया, नहीं मन हुआ तो नहीं भी बना, ये रहता है। अगला पॉइंट बताता है, इसका एग्जांपल है डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शा वाला, पुलर, रिक्शा पुलर एक्सेट्रा, कि डॉक्टर इंजीनियर लोग क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। वहीं पे नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आती है, जैसे किचन गार्डन या फिर गार्डनिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर में जो मम्मी वो खाना बनाती है, उसके लिए कोई पैसा चार्ज वगैरह नहीं करती, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होगी। वहीं पर एक मेड आके आपके घर में खाना बना रही है, उसके लिए आपसे पैसा चार्ज कर रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है? मार्केट एक्टिविटीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज दोनों ही समझ में आ गए होंगे, इनके पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है कि 5 ऐसे स्टेप्स बताइए जिससे सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो कुछ इन पॉइंट्स के अलावा कुछ अगर पॉइंट्स आपके दिमाग में और आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उन पॉइंट्स को जरूर खत्म कीजिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि आपको एटलीस्ट मतलब ना बस थोड़ा सोचने दिमाग पे लगाओगे तो इन 5 पॉइंट के अलावा आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच पाओगे। तो जरूर एक बार सोच समझ के कमेंट करिए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर कम हो जाए, कम हो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। पहला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए, कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब हर एक किसी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गांव में रहता है या शहर में रहता है, बड़े शहरों में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, हर एक पर्सन को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए। ये पहला पॉइंट बताया। और भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़के को मिल रहा है लड़की को नहीं मिल पा रहा है, इस तरीके का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, हमें वोकेशनल और स्किल एजुकेशन को ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए करिकुलम में हम ऐड कर सकते हैं। करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, मतलब हमारी जो स्कूल के सिलेबस होते हैं या कॉलेजेस के जो सिलेबस होते हैं उसमें हम स्किल एजुकेशन को ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल वहां पे आप यूं सिखा सकते हो, आईटी सेक्टर को सिखा सकते हो, कोई गाना अच्छा गाता है तो ऐसी सोसाइटी खोल सकते हो, डांसिंग के लिए सोसाइटी खोल सकते हो। तो इस तरीके के ग्रुप्स आप बना सकते हो। स्कूल इन चीजों पे फोकस करे कि बच्चों को अगर पोएट बनना है, कहानियां लिखना पसंद है, कविताएं लिखना पसंद है, तो उस तरीके की सोसाइटी फैसिलिटीज स्कूल में प्रोवाइड की जाए, ताकि उससे आगे चल के वो अपना करियर बना सके। यही ना हो कि केवल वो डिग्री तक ही सीमित रहे ना। तो ये कहने का मतलब है कि एक बच्चे को स्किल्स सिखाना। अगला आता है, वो स्किल्स किसी में भी हो सकती है। अगला पॉइंट बताता है कि ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कि क्या करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि खुद ही वो अपने आप को जॉब दे दे। खुद कैसे जॉब दे देगा, अपना कोई एक छोटा सा बिजनेस कर ले स्मॉल स्केल पर, जहां पर वो खुद भी रोजगार होगा, खुद भी उसको जॉब मिलेगा, और हो सकता है उसको एक दो बंदे और लोगों की जरूरत पड़े तो उनको भी वो रोजगार देगा, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आगे चल के और जैसे जैसे उसका जो इंडस्ट्री है या जो फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो और लोगों का बेनिफिट इससे होगा। अगला पॉइंट बताता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, इवन इनिशिएटिव होना चाहिए, नए नए एवेन्यूज होने चाहिए जिससे स्किल्ड लोगों को फायदा मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट हो गई या सोसाइटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन लोगों को मदद करनी चाहिए फाइनेंशियली,
ताकि जिन लोगों के पास आइडिया अच्छा हो, जो लोग मेहनती बहुत ज्यादा हो, और जस्ट बिकॉज वो लैक कर रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे उन लोगों को देने चाहिए ताकि वो लोग सोसाइटी में अपना ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो मतलब कुल मिला के पैसों की मदद जरूर करना चाहिए, जिससे अगर पैसे फॉर एग्जांपल एक मान लेते एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत छोटी है, महीने का मान लेते हो 50,000 ही प्रॉफिट कमा पा रही है, ठीक है। अब इसके पास आइडिया बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है, इतने लेबर रखने के लिए पैसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर संभालने के लिए इसके पास उतने पैसे नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूशन ने इसको 10 लाख या 50 लाख की मदद कर दी। अब इससे क्या होगा, वो अपने यहाँ पर लेबर्स को हायर करेगा, लेबर्स को हायर करेगा तो उनको जॉब मिल जाएगी, मशीनें खरीदेगा तो उससे, जिससे मशीनें खरीदेगा उससे फायदा होगा, इसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो जहां ये 50,000 कमा रहा था, अब वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीने कमाने लग गया। इनकम उसकी इतनी ज्यादा बढ़ गई, प्लस उसने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया। पहले मान लेते हैं इस फैक्ट्री में 10 ही लोग थे, अब क्या हो गए, इसके फैक्ट्री में 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए। तो समझ रहे हो कि किस हिसाब से धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी पैसे की मदद होने से। और नए नए एवेन्यू होने चाहिए जहां पे स्किल्ड लोग मिल सके, आइडिया को डिस्कस कर सके और पैसा अपना इन्वेस्ट कर सके, और या फिर वहां से पैसा ले भी सके। अगला पॉइंट आता है प्री क्लोटिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम टू द नीडी। मतलब प्री क्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो अभी की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको क्या करनी चाहिए, एक तो पहली चीज की दोबारा से रिन्यू करना चाहिए, उनमें और ध्यान अच्छे से करना चाहिए, उस पर थोड़ा और फोकस होना चाहिए, प्लस इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, या लोगों को उसकी अवेयरनेस ही नहीं होती कि गवर्नमेंट स्कीम भी लोगों के बेनिफिट के लिए चला रही है। तो ऐसे में ये सारी स्कीम्स होनी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि जो गवर्नमेंट है स्कीम चलाएगी अगर, तो इससे जो नीडी वन है, जैसे कि जिसको जॉब करने में चाहिए, उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो ये इसके रहे कुछ पॉइंट्स। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है डज हेल्थ ऑल्सो इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल लाइक एजुकेशन। कि क्या हेल्थ भी उतना ही इफेक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन में जैसे कि एजुकेशन करता है। हमें पता है कि ह्यूमन कैपिटल के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है क्या हेल्थ का होना उतना ही जरूरी है जितना एजुकेशन का होना है। तो इसका आंसर है यस, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ दोनों का ही होना आपस में बहुत ज्यादा जरूरी। इसको अगर एक थोड़ा समरी करके मैं आपको बता दूं तो यूं यूं है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली, आप मतलब दुनिया के सबसे अच्छे बंदे हो, मतलब जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपकी हेल्थ ही खराब रहती है, बहुत ही ज्यादा आपको एंजाइटी होने लगती है, मतलब आपकी हेल्थ सही नहीं रहती। आप 24 घंटे के अंदर आप 22 घंटे बेड पे ही रहते हो, 2 घंटे कैसे संभालते हो वो आपको नहीं, मतलब कहने का मतलब आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा वीक रहती। तो क्या वो उतना आउटपुट दे पाएगा, तो आप कहोगे नहीं, वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा। इवन क्या होता है कि अगर आप अपना फुल जो पोटेंशियल है उसका यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आप अपना जो फुल पोटेंशियल होना चाहिए उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पहला पॉइंट ये बताता है कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। एक हेल्थी पर्सन है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा प्रोडक्शन करने में, इससे डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की। क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर जब हेल्थी लोग रहेंगे तो इससे आउटपुट ज्यादा निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म है ए है, दूसरी फर्म है बी, दोनों फैक्ट्री हैं। इस फर्म के अंदर मान लेते हैं 10 लोग हैं और इस फर्म के अंदर भी 10 लोग हैं, लेकिन इसके अंदर हेल्थी लोग हैं और इसके अंदर अनहेल्थी लोग हैं, मतलब इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है। सबका काम एक है, सबको एक ही जैसी सैलरी मिलती है, मतलब मिरर है एक दूसरे का, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हेल्थी लोग काम कर रहे, इसमें अनहेल्थी लोग काम कर रहे। अब मुझे आप ये क्वेश्चन, आप इसका जवाब दो कि इन दोनों ए और बी ग्रुप में कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा करेगी, या फिर आप अगर आपको कोई सामान बनवाना है तो किस कंपनी की तरफ आप जाओगे। तो आप कहोगे कि आप ए कंपनी की तरफ जाओगे, ए फर्म की तरफ जाओगे, क्योंकि वहां पे हेल्थी लोग हैं, वो फुल प्रोडक्शन से आपका काम करेंगे, फुल पोटेंशियल से काम करेंगे, जिससे आपका काम समय पे पूरा हो जाएगा। वहीं पे अनहेल्थी लोग, भले ही उनकी संख्या कम है, कंपनी सेम ऐसे ही है, बट वहां पे जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो अनहेल्थी है, वो कभी भी छुट्टी कर सकते हैं, उनकी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है आपका काम बहुत ज्यादा डिले हो जाए।
तो इसी वजह से एक हेल्थी जो पॉपुलेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक फर्म के लिए हो चाहे वो एक देश के लिए हो। एक अनहेल्थी पर्सन क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेस्ट होता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि उसका उपयोग किया जा सकता है, वो यूज में आ सकता है, लेकिन वो यूज में क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसकी तबीयत ही खराब है, तो वो वो फुल पोटेंशियल उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशन वगैरह खोलने चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह और अच्छे करने चाहिए, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि आपको एक शॉर्ट नोट निकला है सर्व शिक्षा अभियान पे, ये ज्यादा नहीं 3 मार्क का आता है, ठीक है, और इसको आप देख लो। सर्व शिक्षा अभियान को एसएस के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी कुछ अचीवमेंट थी, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन करना था एलिमेंट्री एजुकेशन की, एक टाइम बाउंड के अंदर, मतलब एक टाइम दिया गया था, उस टाइम बाउंड के अंदर इस जो सर्व शिक्षा अभियान थे उसको यूनिवर्सलाइजेशन करना थी, मतलब हर जगह सभी को शिक्षा का अधिकार देना था। ये था कि जगह जगह पे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खोलना था, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल्स बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही कम थे। तो ऐसे में ये फोकस किया गया कि हमें अगर एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है तो हमें स्कूल्स बहुत ही ज्यादा खोलने पड़ेंगे, और इस प्रोग्राम के तहत मतलब दुनिया भर में कह दो, देश भर में बहुत सारे स्कूल्स खोले गए। अगला पॉइंट है, इट वाज स्टार्टेड इन 2001 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम लाइक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो सबसे उससे पहले एक डीपीईपी जिसे प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, ये चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको ही मॉडिफाई किया गया और फिर सर्व शिक्षा अभियान का जन्म हुआ, मॉडिफाई करके सर्व शिक्षा अभियान करवाया गया। इसको 2001 में शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि ये प्रोग्राम लीगल बैकिंग आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे लीगल बैकिंग भी दिया गया, मतलब कानून की मदद भी इसे मिली। जैसे कि ये कहा गया कि 16 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको ये अधिकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो एजुकेशन को लें, और ऐसा अगर 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी किया गया। अगर 6 से 14 साल के बच्चे कहीं जॉब करते हुए दिखते हैं तो जो जॉब कर रहा है, जिस जिस पेरेंट्स ने उसे भेजा है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिस जगह पे वो जॉब कर रहा है जिसने उसको हायर किया उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो फोकस यही था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का केवल एक ही गोल होना चाहिए, वो है अपने फंडामेंटल राइट का यूज करना, जो कि है एजुकेशन। ठीक है, तो ये रहा अपना सर्व शिक्षा अभियान का टॉपिक। अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज, कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो किस तरीके से जो बाकी रिसोर्स पाए जाते हैं उन सभी से सुपीरियर है, सबसे अच्छा है। तो पहला पॉइंट बताता है कि कोई भी अदर जो रिसोर्स है वो अपने आप में यूटिलाइज नहीं हो सकता, उसको ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, पर ह्यूमन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, जब तक इसको चलाने के लिए कोई पर्सन नहीं होगा ये अपने आप यूज नहीं कर सकता। कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कोई पर्सन चाहिए होगा जो उसे टाइप करके बताएगा, कमांड देगा, तब वो करेगा। लेकिन एक हम है, हम लोगों को किसी भी कमांड देने की जरूरत नहीं, हम खुद ही इतने कैपेबल हैं कि हम अपना काम बिना किसी कमांड के कर सकते हैं। कोई हमें कह सकते हैं ना, कोई ऊपर बंदा नहीं बैठा जो हमें कमांड दे रहा है कि अब तुम ये करो तो हम वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगला पॉइंट क्या बताता है, ऑल द प्रीशियस मिनरल्स अदर रिसोर्सेज विल लाई आइडल अंटिल ह्यूमन विल एक्सट्रैक्ट देम, कि जितने भी चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, कोल हो, पेट्रोल है, ये इन सबको वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक ह्यूमन उसमें अपना स्किल और नॉलेज का यूज ना करे। ह्यूमंस नहीं तो अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज करके इसे बनाया, कंप्यूटर को बनाया, फैन को बनाया, बहुत सारी चीजों को उसने डेवलप किया। ठीक है, जो भी नेचुरल फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रिसोर्स है जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल जो है वो अपने आप बाहर निकल के खुद ही गाड़ियों के अंदर तो नहीं चला जाएगा फिल्टर वगैरह होके, उसके लिए तो ह्यूमन की जरूरत पड़ेगा जो उसको जमीन से निकालेगा, उसको फिल्टर करेगा, उसको प्रीशियस बनाएगा। जैसे लकड़ी है, अब पेड़ है, पेड़ से लकड़ी मिलेगी, हम तो क्या लकड़ी अपने आप बेड बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, उसको ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी जो उस पेड़ को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जो कि उसे बेड बनाएगा, अलमारी बनाएगा,
कुछ भी जिससे लकड़ी से जो चीज भी बनाई जा सकती है उसे बनाएगा उससे। अगला पॉइंट, इट इज इंटेलेक्ट स्किल ह्यूमन कैन ट्रांसफर एनी रिसोर्स टू इट्स यूटिलाइजेशन, की एक जो ह्यूमन है अपने इंटेलेक्ट यानी अपने नॉलेज का यूज करके, स्किल का यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी रिसोर्स को अपने यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जो मैंने बताया उसी का ये पॉइंट एक्सटेंड किया गया है। अगला पॉइंट बताता है कि ह्यूमन कैन इन्वेस्ट अनसीन रिसोर्सेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, कि केवल ह्यूमन ही है जो इन्वेंट कर सकते हैं अनसीन रिसोर्सेज को, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी थे ही नहीं, उसको भी इन्वेंट कौन कर सकता है? हम ह्यूमन कर सकते हैं। अगर आप आज से 1000 साल पहले चले जाओ तो क्या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। वो किसने इन्वेंट की? हम लोगों ने इन्वेंट की। आजकल जो आपको इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है इसका श्रेय ह्यूमंस को जाता है। और ऐसे रिसोर्सेज पहले के जमाने में थे ही नहीं। जब बहुत पहले के जमाने में जाओगे आप 2000 साल 3000 साल पहले, आप किसी से प्लेन के बारे में जिक्र करोगे, कैमरा के बारे में जिक्र करोगे, तो उन लोगों को लगेगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसा चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। आप आप कहोगे कि हम सैटेलाइट्स भी कुछ होती हैं या फिर रॉकेट्स भी कुछ होते हैं, तो उनको लगेगा कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। करेक्ट। अगला आता है, we have the example of Japan where there is an acute shortage of natural dead due to the superior human resource. It is one of the most advanced country of the world. कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो जापान का। जापान के पास नेचुरल रिसोर्स होता है, उसका अक्यूट शॉर्टेज है, मतलब उसके पास नेचुरल रिसोर्स थे ही नहीं। उसके बावजूद भी वो जो जापान है वो एडवांस कंट्री में गिना जाता है। वर्ल्ड की दुनिया की सबसे अगर एडवांस कंट्री की गिनती हो तो जापान को कोई भी नहीं भूलेगा, जापान की गिनती सबसे टॉप पे की जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां का ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वहां पे जो रह रहे लोग हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है, जापान की गवर्नमेंट, उसने वहां की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके टेक्निक मतलब उनको स्किल देने में सब वो मदद दी और ह्यूमन को सुपीरियर बनाया। इसलिए इसी वजह से जापान आज एक एडवांस कंट्री के रूप में नजर हमें आता है, बल्कि उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन, एनपीपी का क्या एम होता है? तो सबसे पहला कि यही होता है कि इम्फेसाइज करता है अंडर प्रिविलेज क्लासेस ऑफ द सोसाइटी को, कि जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी क्लास के मतलब एक सोसाइटी के अंदर जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, ऐसे लोग जिनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं, उन पे ध्यान नजर रखता है और उनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करता है। अगला पॉइंट बताता है इम्प्रूव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर देम इन अर्बन एज वेल रूरल एरियाज। ये लोग चाहे वो अर्बन में रह रहे हो या रूरल एरियाज के अंदर, इनके लिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाता है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, ए से लेकर जेड तक, जिससे ह्यूमन का भला हो सका है। ये प्रोग्राम उन लोगों तक चलाया जाता है जिससे वो लोग डेवलप हो सके और उनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। अगला आता है टू टेक मेक न्यूट्रिशन सर्विस एसेबल ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वही मैंने अभी बताया कि न्यूट्रिशनल सर्विसेज को भी वो एसेसेबल बनाता है, प्रोग्राम चलाता है, जैसे कि राशन राशन देना जैसा हो गया। तो ये प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके जो लोग इस मदद के जिनको ये मदद लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है, मतलब जो 2 वक्त का खाना नहीं ले पा रहे हैं या उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगला पॉइंट होता है यूनिवर्सलाइजेशन कर देना एलिमेंट्री एजुकेशन को, ओपन करना नवोदय स्कूल्स रूरल एरियाज के लिए फॉर मेरिटेरियस स्टूडेंट्स, यानी जो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, भले उनके पास पैसा नहीं है, रूरल एरियाज में रहते हैं तो उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पे, तो इसकी वजह से वो लोग हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में नवोदय स्कूल्स खोले गए। इन स्कूल्स के अंदर उन बच्चों को ढूंढा जाता था जो बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ने में अच्छे होते थे और लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन होता है, तो गवर्नमेंट उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ती थी, उन पर ध्यान देती थी, उनको इन नवोदय स्कूल्स में एडमिशन होता था, गवर्नमेंट सारा खर्च उठाती थी इनके एजुकेशन का। अगला पॉइंट आता है टू मेक द पॉपुलेशन फॉर एफिशिएंट बाय मेकिंग देम स्किल्ड थ्रू वेरियस वोकेशनल एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन। कई सारी पॉपुलेशन है वो इस तरीके से एफिशिएंट बनाई जा रही है बाय मेकिंग देम स्किल्ड,
स्किल्ड के थ्रू, चाहे वो वोकेशनल हो या फिर टेक्निकल एजुकेशन हो। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, टेक्निकल को रिलेटेड हो गया, वोकेशनल कोर्सेज हो गए, कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, सिलाई कोर्सेज हो गए, तो बहुत सारी ऐसे कोर्सेज चलाए जाते हैं जिससे कोई भी पर्सन स्किल्ड हो, भले उसने बचपन में पढ़ाई नहीं की हो, एटलीस्ट अब थोड़ा बहुत पढ़ लिख के स्किल्ड हो जाए, कुछ सीख ले और देश के अंदर अपना जो भी उसकी भागीदारी है उसको समझे और काम करने लगे, खुद भी डेवलप होने लगे। तो अगला क्वेश्चन आता है, हु आर सेड टू बी एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल, कि हम अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताइए। तो अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की, तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जो पर्सन काम करना चाहता हो और उसे जॉब नहीं मिल रहा, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन, जैसे मालूम मैं हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ लेकिन मुझे जो जॉब है वो मिल नहीं रही, तो मैं कैसा कंसिडर कहला जाऊंगा, मैं एक अनएम्प्लॉयड कंसिडर कहला जाऊंगा। एक ऐसा एज ग्रुप जिसका 15 से 59 साल तक के रूप में हो, मतलब जो 15 से लेकर 59 ईयर्स तक हो, वो काम करने के लिए इच्छुक भी हो, पर उसको उस वेज रेट पे भी, मतलब जो वेज रेट चल रहा हो 10,000, 15,000, 50,000, जो भी चल रहा हो रेट, उस पे वो काम करने के लिए तैयार है, जो भी उसको सैलरी मिल रही है उस पे वो काम करने के लिए तैयार है, बट उसे जॉब ही नहीं मिल रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो 40,000 रुपए के काम करने के लिए तैयार है कि ये जॉब करेगा तो 40,000 उसे मिलेंगे ही, लेकिन वो जॉब ढूंढ रहा है, उसे मिल ही नहीं रहा, कहीं वैकेंसी ही नहीं है, तो उस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे। अब इसकी भी अलग अलग टाइप्स हमें देखने को मिलती है जो आपके बुक में डिस्कस किए गए, सीजनल, डिसगाइज्ड और अर्बन एम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ इस तरीके से होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारी तरह क्या है, एक वेंडर है, वेंडर वो क्या करता है कि जब गर्मियों का सीजन रहता है, समर जब रहते हैं, तो वो क्या करता है, गन्ने का जूस बेचता है, ठीक है, शुगर कैन का जो जूस होता है उसको सेल करता है। अब जब ठंडी का सीजन आता है, विंटर का सीजन आता है, तो वो क्या करने लगता है, तब वो उसी शॉप को रजाई गद्दे की दुकान में बदल देता है, तो वो क्या करता है, रजाई गद्दे बेचने लग जाता है। तो यहाँ आप ये देख सकते हो, ये एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक सीजन में उसके पास काम है, दूसरे सीजन में काम करने के लिए वही काम नहीं कर रहा, उसको कोई दूसरा काम करना पड़ रहा है। हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे काम भी ना कर पाए, जैसे इसने तो अपना जुगाड़ कर रखा है कि गर्मियों में गन्ने का जूस बेचता है, चलता है, और ठंडियों में सब लोग रजाई वगैरह ठीक करवाते हैं, कोई लोग नहीं रजाई खरीदते तो वो बेचता है, तो काम हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेगा, कि एक सीजन में काम रहता है, दूसरे सीजन में उसे काम की तलाश के लिए कुछ और करना पड़ता है। क्लियर। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक फैक्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री है, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग यहाँ पे काम कितने कर रहे हैं, 15, तो यहाँ पे 5 लोग क्या है, एक्स्ट्रा हैं। तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा हैं ये किस में आएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग इन इन 5 लोगों को हटा भी दे तो काम पे कुछ भी असर नहीं होगा, जितना पहले काम हो रहा था उतना अभी भी काम होगा। तो समझिए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो, जरूरत 10 लोगों की है, काम 15 लोग कर रहे हैं। क्लियर। अगला आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसे, मतलब एक और नाम है। अर्बन मतलब शहरों में बेरोजगारी, शहरों में बेरोजगारी अक्सर हमें वो उन लोगों को देखने को मिलती है जो पढ़े लिखे होते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं कि भाई उनके पास डिग्री है, इतने पढ़े लिखे हुए, पढ़ाई भी की है और उसके बावजूद उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो ये होता है हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस।